हेलो 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 माय बच्चा पार्टी, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? हाँ, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया। ओके, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, चकाचक हूँ और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगी हूँ। तो भाई लोग, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। नया चैप्टर जो हमारा है वो है तेजस्वी मन के संपादित अंश। उसी के अंदर आया है हम और हमारे आदर्श। ठीक है, तो इसी चैप्टर को कवर अप करेंगे। एक बार बता दो जल्दी से, किस किस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ लिया है? देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा गद्य खंड एकदम कंप्लीट होने पर आ गया है। ये लास्ट सेकंड चैप्टर है गद्य खंड का। इसके बाद एक चैप्टर और है आपका, उसके बाद फुर्सत। तो किस किस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ लिया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। बैकलॉग आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैम निंदा रस नहीं पढ़ाया, इसके बाद निंदा रस है बच्चा, इसके बाद निंदा रस है। ठीक है, ओके, शुरू करें फिर। नहीं पढ़ा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, नॉर्मल पढ़ोगे एकदम समझ में आ जाएगा। जहां तक है आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। किसको ब्लॉक कर दूं? चलो तो शुरुआत करते हैं भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, और कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोग को बताऊं, ये महान शख्सियत, ये महान व्यक्ति जिनके बारे में हमें जानकारी होनी तो अति आवश्यक है। और हाँ, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूं, इनका साहित्यिक परिचय जरूर आता है, इन व्यक्ति का साहित्यिक परिचय जरूर आता है। मैं फिर से बोल रही हूं, जो ऊपर लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में। नीचे लिखी पूजा मिश्रा के बारे में मत लिख के आ जाइएगा साहित्यिक परिचय, नहीं पता लगा तुम मेरा ही साहित्यिक परिचय लिख के आ जाओ एग्जाम में, और फिर तुमसे एग्जामिनर पूछे का बेटा इके ही कौनो किताब लिखे ही, हाँ, कौनो चीज बताया ही जो तुम इनके साहित्यिक परिचय लिखत बानी। नहीं, इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पढ़ लो। देखो, इनका इस चैप्टर का वेटेज तो है। वेटेज किस पे है? 5 नंबर का जो आपका साहित्यिक परिचय आता है उसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी चैप्टर से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हाँ, लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रह गए तो उसके लिए परेशान मत हो, उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है वो डन हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अब्दुल कलाम जी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है सन 1931 में हुआ। कब हुआ बच्चा? इनका जन्म हुआ है सन 1931 में। जल्दी से बताइए, याद हो गया कब हुआ? सन 1931 में। प्रसिद्धि की बात करते हैं तो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है और राष्ट्रपति का भी पद इनको मिला था। आप लोगों को पता है ना, कि ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैम साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में कंफ्यूज हूं। मैं भी बेटा बहुत कंफ्यूज हूं अपने जीवन को लेकर, कि मैं कब मोटी हो जा रही हूँ, कब पतली हो जा रही हूँ। मेरा भी कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होता। मेरे शरीर का मोटापा और पतला होना जी मेरे हिंदी सब्जेक्ट के साहित्यिक और जीवन परिचय के जैसा हो चुका है, जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने शरीर का मोटापा और पतला होना तो नहीं क्लियर कर पाऊंगी, पर तुम्हारा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय कैसे क्लियर करना है वो जरूर बता दूंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं अगर प्रसिद्धि की, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे। कोई इनका पूरा नाम बताएगा मेरे को? एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम जल्दी से बताओ कमेंट में, इनका पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ। इतिहास बेटा लास्ट में करेंगे हम लोग अपना पूरा, इतिहास के लिए परेशान मत हो। मैम हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ना ही तुम लोग मोटी मोटी बोलोगे और कुछ नहीं, तो मुझे गुस्सा आती है जब मेरे को कोई मोटी बोलता है।
क्यूट बोल लो, चबी बोल लो, मोटी क्या होता है जी? हैं? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, चलो नाम याद है। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, माता का नाम अशी-अम्मा था। शिक्षा इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, और लेखन विधा में बात करें तो काव्य, आत्मकथा और विज्ञान से रिलेटेड इन्होंने लेखन विधा की थी। ठीक है, चलो आगे चले। इनके लिखने की जो भाषा रही है वो सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य थी। सरल मतलब इजी लिखते थे, प्रवाहमय मतलब जैसी भाषा का उस समय प्रयोग हो रहा था, ठीक है, वैसे होता था, और बोधगम्य की ऐसी भाषा लिखते थे जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। शैली इनकी चिंतन परक थी, आत्मकथात्मक थी। अपने आत्मा मतलब अपने परिचय से, अपने जीवन से जुड़ी ज्यादा चीजें लिखा करते थे, मतलब अपने जो इनके एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनके बारे में ज्यादा ये बताते थे। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इग्नोटेड माइंड्स, अनलिस्निंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी आदि। मृत्यु बेटा इनकी 27 जुलाई सन 2015 में हुई थी। मुझे आज भी याद है, मैं 11th क्लास में थी, और हाँ, सेशन एकदम स्टार्ट हुआ था, मैं 11th क्लास में थी, और मैं कौशाम्बी से प्रयागराज आती थी पढ़ने के लिए, और सुबह सुबह बढ़िया मैं और मेरा भाई तैयार हुए एकदम से, राजा रानी बिटिया बेटवा बन के, और चल दिए। और जब यहाँ पर आए, जैसे ही हम लोग स्कूल के पास उतरे बस से, और बस जैसे उतरे, वहां से फोन मैसेज आता था, घर से फोन आता है कि बेटा वापस आ जाओ, तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी हो गई। हम तो बड़ा खुश हो गए, आज तो छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई। फिर वहीं मेरी फ्रेंड खड़ी थी चौफटका पर, वहीं एपीएस स्कूल है चौफटका में, वो खड़ी थी, तो कहीं चलो जलेबी दही खाते हैं, तो हम लोगों ने मस्त दही जलेबी खाई, और दही जलेबी खा के जैसे ही झोला टांगे, वैसे छुट्टी हुई किस खुशी में, तो पता चलता है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका निधन हो गया। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा शोक मनाना चाहिए, थोड़ा सा हम शोक मनाए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, दही जलेबी तो खा ही लिए, अब कुछ नहीं खाएंगे। तो ऐसा सीन रहा था, मुझे आज भी याद है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। मतलब ये साउथ इंडियन थे। ठीक है, अयो ये तो बहुत बड़ी बात है जी। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक थे एवं मछुआरे थे। नौका मालिक जानते हो? नौका मालिक का मतलब होता है जो नाव, जिनके पास खुद की नाव हो, और मछुआरे मतलब खुद की नाव से ये मछली पकड़ा करते थे। ठीक है, इनकी मां का नाम अशी-अम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ये 5 भाई बहन थे, इनकी मम्मी का नाम अशी-अम्मा था, और ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसे कमाते थे। वो अखबार बेचने जाया करते थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की, और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक इसमें से कोई भी ऐसा शब्द तुम लोगों को लगा जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया है? जल्दी बताइए, ऐसा कोई शब्द लगा जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया है? फटाक से बताओ। आज आपकी पहली लाइव क्लास है। कोई ऐसा शब्द लगा जो नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इजी है? इजी है? इजी है ना? तो फिर गधो ऐसा काहे बोलते हो कि मैम जब आप समझाती है तो हमें समझ नहीं आता है, हमें आपका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है? हैं? जवाब दो मुझे, जवाब। फिर काहे बोलते हो कि मैम समझ नहीं आया? परेशान करते हो। मैट्रिकुलेशन बेटा जिसको कहते हैं हम 10th तक का स्कूल, 12th तक का स्कूल। ठीक है, जो हाई स्कूल वगैरह होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन कहते हैं मैट्रिक पास है, इंटर पास है, तो मैट्रिक जो होता है 10th स्कूल, 10th तक के स्टैंडर्ड के जो स्कूल होते हैं। परेशान ना किया करो जी, क्या मिलता है तुम लोगों को परेशान करके? हैं? ठीक है, लाइव क्लास में परेशान करो, पर रेटिंग वेटिंग के साथ मत खेला करो। सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के साथ हो, जिसका अर्थ हो, जिसके बारे में पता हो चीजें। ठीक है, जिसका अर्थ कुछ निकल रहा हो।
ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की शिक्षा इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी होता है इंजीनियरिंग वाला जो फेस होता है ना, ठीक है, आईआईटी मद्रास से की। 1960 ईस्वी में आईआईटी इन्होंने मद्रास, आईआईटी मद्रास से इन्होंने पढ़ाई की। 1960 ईस्वी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ठीक है, स्पेस के बारे में पढ़ा था कि स्पेस पे क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने पढ़ी। उसके बाद इनकी विद्वता, विद्वता का मतलब होता है इनकी होशियार, विद्वता कह सकते हो जो इंसान बहुत तेज हो पढ़ाई में, विद्वान, ठीक है, तो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। ये इतने होशियार थे, इतने होशियार थे कि इनको डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय ये शिलोंग में थे, शिलोंग मेघालय में थे, और वहां पर एक व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यान का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेमिनार लगने वाला है, कोई आपका गेस्ट फैकल्टी आ रहा है या गेस्ट पर्सन आ रहा है जो आपको कुछ चीजों के बारे में बताएगा। ये हमेशा सेमिनार वगैरह करते रहते थे। इनको बच्चों से मिलना बहुत पसंद था। एक मिनट बच्चा, हाँ, इनको बच्चों से मिलना बहुत पसंद था। तो ये क्या कर रहे कि ठीक है, ये कौन है भाई? लग रहा है मेरे को किसी ने ऑर्डर भेजा है भाई, जोमेटो से कुछ आ रहा है। एक मिनट रुकना बच्चा। इस जोमेटो से हमको कॉल काहे आ रहा है? कौन फ्रॉड कर रहा है क्या? हाँ भाई, लग रहा है कोई पैसा सा भेज रहा है। जाने दो, चलो आगे बात करते हैं। खाना आने वाला तो फोनवा स्विच ऑफ था। हम्म, तो भाई व्याख्यान देने गए थे, सेमिनार देने गए थे, जहां पर इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं है, किंतु इन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश नहीं विश्व सदा याद रखेगा। ठीक है, मतलब कहा यह गया है, जरूर आज हमारे बीच में ये नहीं है, पर अगर इनकी जानकारी, इनके बारे में जाने तो सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, ठीक है, सिर्फ भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया इनको याद करती है। क्यों याद करती है? उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि उन्होंने भारत को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर सोचना भी बहुत मुश्किल था। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, क्लियर है? अरे पिज्जा विज्जा नहीं आ रहा है जी, इतना कोई मेरे ऊपर मेहरबान नहीं होगा जो हमको पिज्जा भिजवाएगा, हद है। चलो बताओ, क्लियर है? चलो, हाँ, कलाम जी अविवाहित थे। कहा जाता है ना जो व्यक्ति जो व्यक्ति तरक्की पर होता है, जो व्यक्ति इस ऊंचाइयों पे होता है, वो व्यक्ति हमेशा अविवाहित ही पाया जाएगा। हमारे कलाम जी अविवाहित थे। मोदी जी ने विवाह किया, बट
छोड़ दिया, हमारे योगी जी अविवाहित, हमारे राहुल गांधी जी अविवाहित, हमारी माया दीदी जी अविवाहित, तो देखा जाए तो विवाह करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े, वहां पर वो एज अ साइंटिस्ट जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। चलिए अब यहां अगर हम बात कर रहे हैं साराभाई जी की, अंबालाल साराभाई की, तो इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं तुम लोगों को। ये कहा जाता है, इनको पता है मरवा दिया गया था। ये कहा जाता है कि अगर आज ये जिंदा होते तो शायद आज हमारा देश जिस तरक्की पे है उससे दोगुनी तरक्की पे होता, अमेरिका वगैरह सब पीछे छूट जाता। कहता ना कि अमेरिका क्या कहता था, तो अगर ये होते तो फिर अमेरिका कुछ नहीं कह पाता, ठीक है। तो वही बात हो गई। 1969 ईस्वी में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और यह प्रक्षेपण बाद में सफल भी हुआ, ठीक है। 1980 भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देश में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO में भेजा। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया और उसी के बाद से इनका नाम मिसाइल मैन रख दिया गया, ठीक है। इसी के बाद से इनका मिसाइल, ये तो जीवन परिचय। अब यहां से आता है इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी बुक है। तो इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये 1998 में इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारा भारत है वो 2020 में कैसा होगा, ठीक है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसका हिंदी वर्जन आया था 1999 में। इग्निटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडियन, 2002 में आया था। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन से ही चीजें जोड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इनके हो गई प्रमुख रचनाएं। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। पहला पुरस्कार था पद्म भूषण 1981 में, दूसरा था पद्म विभूषण 1990 में, तीसरा था इनका भारत रत्न 1997 में और चौथा था वॉन ब्राउन अवार्ड जो कि 2013 में इनको मिला, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में। अब हम जानेंगे भाई हमारा जो चैप्टर है तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिखा गया हम और हमारे आदर्श, ठीक है, हम और हमारे आदर्श। क्या है इस चैप्टर में हमारा आदर्श, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा कि एक बार क्या होता है, मैंने बताया ना अब्दुल कलाम जी को अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करने में बहुत अच्छा लगता था। वो स्टूडेंट से बात करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे उनकी जानकारियां लेते थे। उनको कभी आप लोगों ने कभी भी उनका सेमिनार या कोई भी मीटअप देखा होगा तो वहां पर बच्चे जरूर रहते थे। उनको ये जानना होता था कि हमारे जनरेशन के बच्चे आज कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही है उनके लिए, है ना। तो इन सब चीजों में वो बहुत ध्यान दिया करते थे, ठीक है। तो यहां पर वही चीजें हैं। देखो भैया पढ़ लो, इंस्टा की आईडी, ये लेना वो लेना, ये सब बाद में कर लेना प्लीज, है ना। पढ़ लो बच्चे। दीदी आपका नाम पूजा नहीं पूजा है, POOJA, गधा। हाँ ठीक है, उसके नोट्स मिल जाएंगे, बच्चा परेशान ना हो। हम्म तो उसी समय उन्होंने जब बच्चों से बात की थी तो उसी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे विचार किए, कुछ बातें सोची, उसी चीज को इन्होंने अपने इस निबंध में लिखा है। वो कहते हैं मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं। भाई मेरा जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे युवा छात्र हैं, जो हमारे ये बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, इनसे ही क्यों मिलता हूं। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों में बारे में सोचने लगता हूं। लेखक कलाम जी कहते हैं कि मैं हमेशा युवा छात्रों से क्यों मिलता हूं।
अब ये जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं के छात्र जीवन के बारे में सोचने लगता हूं। जैसे हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूं, मैम मुझे हाँ नहीं तो हमसे भी क्या करी, पढ़ पहले फिर पढ़ा बिया करेंगे, रुक जाओ अभी कर रहे हैं बिया, पहले पढ़ लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगा कि जब मैं स्टूडेंट था तब क्या क्या चीजें थी, ठीक है। मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। वो कहते हैं कि मेरी जो पैदाइश ही हुई है वो रामेश्वरम के द्वीप पर हुई है, ठीक है। रामेश्वरम में मैं रहता था और वहां पर मैं पैदा हुआ। वहां से अब तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है, क्या रहा है, मैं आज उसी के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। जितना लंबा सफर रहा है मैं उसी के बारे में आज सोचता हूं। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि कहां मैं गरीब परिवार से था, न्यूज़पेपर बेचा करता था, घर में सबसे छोटा था और पढ़ाई के लिए खुद पैसे इकट्ठा करता था, और आज मैं किस जगह पर आ गया हूं। आज मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं, आज मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूं, ठीक है। तो वो बहुत हैरान थे अपने पुराने जीवन के बारे में सोच के। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका, आखिर वो क्या था जिसके कारण ये सारी चीजें संभव हो सकी। महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? पढ़ लो भैया आयुषी तिवारी बिटिया, फिर हम तुम्हारे मैसेज पढ़ेंगे। डीआरडीओ बेटा एक होती है रक्षा संग्रहालय, हमारा जो रक्षा संग्रहालय होता है उसमें, ठीक है। हाँ, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, मन की वो तीव्र इच्छा, वो तेज इच्छा जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लंबी इच्छा कह सकते हो, वो ऐसी इच्छा जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मेरी महत्वाकांक्षा है कि भाई मेरे जितने बच्चे हैं हिंदी में वो टॉपर बन जाएं, किसी के भी 80 के नीचे नंबर ना आए, सब 80 प्लस नंबर लेके आए, 90 प्लस नंबर लेके आए। भैया मैं तो चाहती हूं कि तुम्हारे लोग के 100 नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप वो कह सकते हो उन्नति प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा, महत्वपूर्ण इच्छा कह सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि उस रामेश्वरम जैसे छोटे से द्वीप से निकलकर आज मैं जिस जगह पर हूं उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था क्या महत्वाकांक्षा थी? क्या मेरे मन की जो वो दृढ़ इच्छा थी, वो जो तीव्र इच्छा थी, क्या वही कारण था? कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। वो कहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा योगदान, मेरा जो सबसे बड़ी बात थी मेरे इस तरक्की को लेकर, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि मैंने जितना योगदान दिया उसी के आधार पर मैंने अपने आप के मूल्य को आंका। मतलब मेरी क्या वैल्यू है, मैं कैसा इंसान हूं, मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है, वो उसी के ऊपर डिपेंड किया जितना मैंने मेहनत की। योगदान करना मतलब जितना मैंने मेहनत की। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए। बुनियादी मतलब होता है जो बेसिक बात होती है, जो सबसे निचली बात होती है, जिससे पूरी आधार कह सकते हो, ठीक है। जो बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। वो बताते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम स्टूडेंट हो, अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि सबसे जरूरी बात तो यह है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, बेहतरीन चीजें हैं, उन सबको पाने का हक तुम रखते हो। अब तुम ये मत कहने लगना कि मैडम जी ऐसे तो प्रीति जिंटा और इलियाना डिक्रूज है ना, और कैटरीना कैफ बड़ी अच्छी हैं, सुंदर हैं, हमको तो उनका भी चाहिए, हमारा तो हक है उनको पाने का, है ना। तो यहां पर वो अच्छी चीजों की बात नहीं हो रही है ना, है ना। बात यहां पर ये हो रही है वो अच्छी चीजें जिसमें तुम्हारी तरक्की जुड़ी हो। अच्छी चीजें मतलब अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, खूब सारी गाड़ियां हो, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी ना हो, ठीक है। अच्छी चीज का मतलब यहां पर ये है। हाँ, तो तुम वो व्यक्ति हो, तुम्हें अपने जीवन में हर अच्छी चीजों को पाने का हक बनता है, हक रखते हो। उनको जो ईश्वर की दी हुई है वो सारी चीजें जो उस ईश्वर ने हमें दी है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा मैम जैकलिन फर्नांडिस भी तो ईश्वर के द्वारा दी गई है। अरे गधा कूट देंगे, जैकलिन फर्नांडिस चाहिए इनको। हाँ, जैकलिन फर्नांडिस की शक्ल देखे हो? चलो, तो वो सारी चीजों का तुम हक रखते हो जो ईश्वर के द्वारा दी गई है।
आगे क्या कहते हैं, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली। इन्होंने क्या कहा है कि जब तक हमारे भारत के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा है, समझिएगा, जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जब तक वो अपने दिमाग में ये चीज नहीं बैठाएंगे कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश एक विकसित भारत होना चाहिए, एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे हैं, हम प्रॉपर वे में डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, हम प्रॉपर वे में डेवलप्ड नहीं है, अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे आते हैं। तो जब तक हमारे मन में हम अपने माइंडसेट को ऐसा बना के नहीं चलेंगे कि हमको एक डेवलप्ड कंट्री चाहिए, एक विकसित देश चाहिए, अपना डेवलप्ड इंडिया चाहिए, विकसित भारत बनने के चाहिए, हम तभी उसके योग्य नागरिक बन पाएंगे, हम तभी उसके योग्य नागरिक बन पाएंगे। अब वो कैसे पॉसिबल है, तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें ये कहते हैं कि एक देश को उनकी तरक्की में पहुंचाने के लिए वहां के लोगों को भी अपनी तरक्की देखनी पड़ती है ना, वहां के लोगों को भी अपनी तरक्की देखनी होती है। अब कहते हैं कि भाई नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है सड़क की सफाई करो, नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है कि कूड़ा कचरा उठाओ। भाई आप भी उस देश में रह रहे हो, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर हर व्यक्ति अपने दरवाजे के बाहर साफ करके एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर दे तो शायद नगर निगम वालों के लिए इतनी मेहनत ना पड़े और वो कूड़ा उठा के सीधा ले जाए, उनको भी समझ में आए भाई ये लोग कितना साफ रखते हैं, है ना, हम जहां रह रहे हैं वो हमारा ही तो देश है, उसकी जिम्मेदारी हमारी ही तो है ना। तो वही चीज बोली गई है कि जब तक हम विद्यार्थियों के और युवाओं के मन में ये नहीं आएगा कि हम किसके काबिल है, भाई हमारी काबिलियत है कि हम इस दर्जे पर पहुंचे, है ना, हम इस पर टॉप करें, हम इस पे टॉप करें, तो हमारा देश भी तो वैसा होना चाहिए ना, हमारा देश भी उतना विकसित होना चाहिए, ठीक है, हमारा देश भी उतना ही विकसित होना चाहिए। और वो विकसित कैसे होगा, जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे। और तभी वो ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे, तभी तो उनको बुद्धि आएगी, तभी तो उनको ज्ञान मिलेगा कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा। भाई जो डेवलप देश हो चुके हैं उनके डेवलप होने के पीछे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं छुपा जो दुनिया से छुपाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि ना भैया तो का नहीं पता। अरे उनके देश में दूसरे गोला से लोगन का बुलावा जाते, वैसे चुटकी बजाओ तो देश एकदम साफ। अरे भैया जिस दिन वो दूसरे गोला से लोग बुला लेंगे ना, देश के देश इंसानों साफ हो जाएंगे। तो ऐसा कोई राज नहीं छुपा है कि जो हमारा डेवलप देश है उसकी समृद्धि कैसे हो रही है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। आकांक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य जो है, जो हमारे, अगर हम इन सब चीजों की हिस्ट्री निकालें, अगर हम उसको समझें तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक अगर ऐतिहासिक तथ्य हम निकालते हैं तो उसमें बस इतनी सी बात है कि इन राष्ट्रों में जिन्हें हम G8 के नाम से जानते हैं, ये वो राष्ट्र हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, जिनको हम G8 के नाम, अब G20 हो गए, पहले G8 थे, जब इन्होंने ये लिखा था तब G8 थे, अब क्या हो गए, अब G20 हो गए। जिन नाम से, वहां के लोगों की सिर्फ एक माइंडसेट था, उनकी मानसिकता सिर्फ इतनी थी, और उन्हीं लोगों की नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जितनी जनरेशन उनकी आई है, हर जनरेशन की सिर्फ एक ही माइंडसेट था कि हमें एक समृद्ध देश में रहना है, हमें एक मजबूत देश में रहना है, हमें एक विकसित देश में रहना है, ठीक है। आज के टाइम पे वो G20 हो चुका है, तब G8 था, ठीक है। और G20 का फुल फॉर्म क्या है, जरा मेरे को कोई बताएगा, जल्दी से बताइए। और कौन गूगल सर्च ना करेगा, G20 और G8 का मतलब क्या है। T20 T50 नहीं खेल रहे हैं यहां पे हम, जल्दी से बताइए G20 G8 क्या है, कोई बताएगा फुल फॉर्म। बेटा आप 12th क्लास में आ गए हो, आपको इतना पता होना चाहिए ना, हमारे देश में कितनी बार मीटिंग्स हुई है इनकी। लास्ट वाला G20 कहां तो हुआ था, इंडिया में ना, ग्लोबल समिट। वेरी गुड बच्चा, ठीक है, हाँ जी, जनरेशन है ग्लोबल समिट, चलो ठीक है। तो वहां के लोगों का यही माइंडसेट रहा है कि भाई हमको एक समृद्ध देश चाहिए, हमको एक विकसित देश चाहिए और इतना मजबूत देश चाहिए जहां पर हम अपना जीवन अच्छा बिता सकेंगे,
जहां हमें लोग अच्छे मिले, हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सके। और तब सच्चाई उनकी इच्छाओं के रूप में बदल गई। अब उन्होंने सोचा हमें अच्छा देश चाहिए, तो अच्छा देश कौन बनाएगा? अच्छा देश वहां के लोग ही तो बनाएंगे। भाई इतना बड़ा देश है, तुम खुद सोचो, ठीक है? इस देश को एक घर मान लो। इस देश को, इतना बड़ा देश नहीं है, देश और बड़ा है, सॉरी अभी चिढ़ाने लगोगे मैम का देश तो अलग ही रूप में। इतना बड़ा हमारा देश है, उसमें कितने सारे लोग हैं, पर जिम्मेदारियां किनको दी गई हैं? उन सब लोगों की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई है। मतलब अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसके 1% लोगों को भी नहीं, मतलब 1% से भी कम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अब तुम खुद सोचो कि भैया अगर कोनो घर में 50 आदमी हैं और किसी एक औरत को बोल दिया जाए कि तुमको इनको सुबह नाश्ता देना है, खाना बनाना है, रात का खाना देना है, इनके बर्तन धुलने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, भैया वो तो भाग जाएगी, वो औरत भाग जाएगी, कहेगी इनका कौन बैठ के लिलाई, इतना हमारे बस के नहीं है। तो वही हाल है कि एक देश की अगर सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर ही डाल देंगे तो फिर हमारा देश उतना विकसित नहीं हो पाएगा, जब तक कुछ जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। हमारा देश है, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। जरूरी नहीं है कि जब तक मोदी जी आके झाड़ू न लगाएं तो हमारे मोहल्ले की सफाई नहीं होगी, हम भी तो कर सकते हैं, ठीक है? तो वही चीज यहां पर बोली गई है कि जब उनको ये सच्चाई पता चली कि एक समृद्ध देश में अच्छा जीवन बिताने के लिए हमें ही अच्छी चीजें करनी होंगी, तो फिर वो उनकी इच्छा बन गई, और इच्छा बनने के बाद उसमें वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? इतने इतने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझो? डाउट है ही नहीं? डाउट नहीं है, नहीं है, है। मैम ऐतिहासिक तथ्य क्या होता है? प्राचीन जानकारी को, हाँ, ऐतिहासिक तथ्य का मतलब होता है जो पुरानी प्राचीन जानकारियां होती हैं, ठीक है? मैम क्या मैं इनको फॉलो कर सकता हूं? किनको भाई? मेरे को कर लो, मैं तो चाहती हूँ मेरे को फॉलो करो, मेरी भी ऑडियंस बढ़े, ठीक है? मैम जब हमें सारे चैप्टर वाईटी पर मिल जा रहे हैं, पीडब्ल्यू के वाईटी चैनल पर, तो बैच क्यों लिया? मैं तो वहीं से पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट भी वही है वहां पर। बेटा कहा जाता है G8 बेटा ग्लोबल समिट होता है ना, उसका ग्रुप होता है, देशों का ग्रुप। देखो सारे चैप्टर वाईटी में मिल रहा है, पर कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। अब जितने अच्छे से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं वाईटी पे इतना अच्छा एक्सप्लेन थोड़ी करूंगी, वाईटी पे करूंगी एक्सप्लेन, पर उतना ही करूंगी जितना मुझे लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है? G20 में कितने देश आते हैं भाई? G20 है तो 20 देश आते हैं बच्चा। मैम आप शादी कब कर रहे हो? कोट हो देंगे, तुम हमारे बिया के पीछे पड़े हो। G8 क्या होता है बता दिया, एक बार और बता दीजिए। मैम लाइव चैट नहीं चल रही, चल रही है बच्चा। मैम आकांक्षाओं का मतलब इच्छा, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा। देखो महत्व क्या होता है? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इच्छा, और आकांक्षा इच्छा। एक इच्छा है बस, हाँ हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा जिसको हम पूरा करने पे जिद पे आ जाते हैं। चलो G8 वाला मैंने बता ही दिया। फिर आगे क्या कहते हैं? मैं यह नहीं मानता, ठीक है? वो क्या कहते हैं? मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। कहते हैं कि तरक्की करना और अध्यात्म की ओर जाना एक दूसरे के दुश्मन है, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। भाई कुछ लोग कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों की इच्छाएं मत रखो जो पूरी ना हो सके। वो कहते हैं कि मेरे को तो नहीं लगता कि बड़ी भौतिक चीजों की इच्छा करना गलत है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। कहते हैं कि अगर उदाहरण देखा जाए तो मैं खुद कम से कम चीजों के अंतर्गत, कम से कम चीजों में मैं अपना जीवन बिता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। जब आपके पास है चीजें, जब आपके पास चीजें हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें ना, आप उसको क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, लेकिन मैं वो जो संपूर्ण, सर्वत्र मतलब होता है सारी, संपूर्ण जो समृद्धि है उसकी कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। कहते हैं तरक्की जो होती है वो अपने साथ क्या लाती है? विश्वास लाती है और सुरक्षा लाती है। अगर आप बहुत ज्यादा उन्नति पर हो तो लोग स्वयं आपकी सुरक्षा करेंगे, लोग स्वयं आपको जानेंगे, है ना? लोग स्वयं आपके बारे में जानेंगे। अध्यात्म मतलब होता है जो कह सकते हो ग्रंथ की ओर जाना, अध्यात्म की ओर जाना, धर्मों को मानना, इस सब चीजों में आता है, ठीक है?
आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को जानना कह सकते हो, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक होती है। समृद्धि अगर ज्यादा अच्छी रहेगी, मतलब जितनी अच्छी तरक्की उतना आपको आजादी मिलेगी, है ना, आप आजादी की ओर जाओगे उतना। फिर कहते हैं कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अगर हम आसपास देखेंगे तो प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। भाई अगर उनका काम बारिश करना है तो वो बारिश करेगी, अगर उसका काम आंधी लाना है तो वो आंधी लाएगी, वो छोड़ेगी नहीं उसको। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी। जिस मौसम में फूल खिलने चाहिए उस मौसम में फूल खिलते हैं। अथवा ऊपर की ओर देखेंगे तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो आसमान है वो अनंत दिखाई देगा, जिसका कोई भी अंत नहीं, आपके यकीन से भी परे, आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी परे है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं संसार में, वो सारी की सारी किसकी स्वरूप है, ऊर्जा की स्वरूप है। ठीक है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का ही अंश है, हम स्वयं मनुष्य भी स्वयं ऊर्जा का ही अंश है। ठीक है, स्वयं क्या है बेटा जी, स्वयं हम ऊर्जा के अंश है। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, जो आत्मा है और जो वस्तु है, यहाँ पदार्थ का मतलब होता है वस्तु, जितनी भी हमारे आसपास वस्तु है, वो दोनों ही किसका हिस्सा बेटा, अस्तित्व का हिस्सा है। वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। कहीं देखो, अगर ये वस्तु है, भाई ये नमकीन की प्लेट है, अगर हम नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकारी है ना, इसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। और यदि हम है और ये प्लेट नहीं है तो हमें दिक्कत होगी ना, भाई हमारे पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से तादाद में रखे हुए हैं, एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं। ठीक है, तो वही बात कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण में शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमें इसकी जरूरत है तो उसको जरूर लेना चाहिए, हमें उनको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं। इसके बाद भी आप लोग अपने आसपास देखोगे कि लोग हमेशा ही कहेंगे, अरे भैया फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हो उतना सामान लो, उसके अलावा सामान लेने की क्या जरूरत है। भैया तुमको क्या जरूरी है, तुम 4 पहिया गाड़ी लो, जब तुम्हारा कॉलेज यहाँ पास में है तुम 2 पहिया से जा सकते हो। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी इस भौतिक चीजों को लेंगे। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में यह आपकी पसंद पर निर्भर करता। भाई महात्मा गांधी भी बहुत न्यूनतम चीजों में जीते थे। वो एक धोती पहन लेते थे, एक धोती ऊपर लपेट लेते थे, एक लाठी लेते थे, बस वो उनकी इच्छा थी। उनको किसी ने बोला नहीं था कि भाई तुम आप ऐसे रहो, ऐसे करो, नहीं, वो उनकी इच्छा थी। और आपकी इच्छा है, आप चाहते हो भैया मैं गुच्ची की ड्रेस पहनूं, मैं नाइकी के शूज पहनूं, मैं जॉर्डन के शूज पहनूं, मैं प्राडा का बैग लेके चलूं, तो वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। आपका ऐसा जीवन शैली इसीलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है। आपकी जीवन शैली ऐसे क्यों है, इससे वो तमाम इच्छाएं आपके अंदर से आएंगी जो आपने हमेशा सोचा है। क्या किसी बच्चे का ड्रीम नहीं होगा कि मैं स्पोर्ट्स कार चलाऊंगा? किसी लड़की का ड्रीम नहीं होगा कि भाई मैं गुच्ची की ड्रेस पहनूंगी? किसी लड़के का ड्रीम नहीं होगा कि मैं यहां घूमने जाऊंगा, है ना? तो सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना अलग बात है। भाई अगर किसी को शौक है कि हम त्याग की मूर्ति बनना चाहते हैं, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने देखो कितने कम में गुजारा कर लिया, भाई मैंने, तो वो अलग चीज है। तुम त्याग की प्रतिमूर्ति बनो, तुम्हारी इच्छा है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले को कहते हैं, जो मैंने अपनी युवा शक्ति से, जो युवाओं से मिलने का, संपर्क बनाने का जो मेरा फैसला था, आधार भी यही रहा कि बच्चों को यह समझाना कि अपने सपनों को जानो, उनको पूरा करने में लगो। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, तो तब फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। अगर तुम अच्छे सपने देख रहे हो, अच्छे जीवन की तलाश में हो, उनको पाना चाहते हो, तो वो सही है। और इसीलिए मैं बच्चों से मिलता हूं ताकि उनको ये समझा सकूं कि भाई अगर तुम सपने देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, तो जरूर तुम उनको देखो, पूरा करो। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। आप जो कुछ भी करो वो आपकी हृदय से होना चाहिए, इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियां का प्रसार कर सकेंगे। अपनी आत्मा को समझाओ, उसको उस काबिल बनाओ, इस तरीके से आप अपने आसपास जितना भी प्यार खुशियां हैं उसको फैला सकेंगे, प्रसार कर सकेंगे। तो ये था आपका चैप्टर बेटा, जिसका नाम था तेजस्वी मन के संपादित अंश।
ठीक है। अब देखो, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, कोई तीव्र इच्छा जिसको हम पा सके। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा संबंधित ज्ञान। मैंने बोला ना वो थोड़ा सा अध्यात्म ईश्वर की ओर चला जाता है। ठीक है। पुख्ता मतलब दृढ़ मजबूत। तादात्म्य मतलब अभिन्नता, ठीक है, जिसमें कोई भिन्नता ना हो गया। चलो भाई, अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? हाँ, भाई किसको क्लियर नहीं हुआ? एक एक लाइन तो समझाई है मैंने, है भाई। इसमें भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या बताऊं? एक एक लाइन मैंने समझाई है। बेसिकली उनका ये कहना था कि आप अपनी इच्छाओं को पीछे भागो, उनको पूरा करो। ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे पास नहीं हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा। आप करो, आप मेहनत करोगे। देखो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने आप को उतना ही आंका जो मैंने योगदान दिया। भाई मैंने मेहनत की, मैंने अपना दिन रात एक कर दिया, मैंने पेपर बेच बेच के पढ़ाई पूरी की, तभी आज मैं यहां पर हूं। तो तुमको भी वही करना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। पहला अनुच्छेद इसका क्वेश्चन का आता है कि जो कुछ हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा से ही अंश हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा लाइनिंग वाला होगा वो रेखांकित अंश वो होगा, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा का अंश है। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं क्या है? हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अस्तित्व का मतलब होता है होना, मौजूदगी जो इस संसार में है, और तादात्म्य का मतलब होता है तल्लीनता, एक हो जाना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कलाम जी का भौतिकता और आध्यात्मिकता को ना तो एक दूसरे का विरोधी मानते और ना ही भौतिक मानसिकता को गलत। आत्मा और पदार्थ सभी का अस्तित्व एक है, दोनों परस्पर जुड़े हुए, अंतः भौतिकता में कोई बुरी चीज नहीं। वही चीज लिख दी गई है जो वहां पर चैप्टर था। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, आप आराम से लिख सकते हो। फिर दूसरा अनुच्छेद है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि आपके इसमें प्रॉपर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑन कॉपी लिखना है। आपका होमवर्क यही है, सभी प्रश्नों को लिखें। आपका होमवर्क यही है भैया, इस सभी प्रश्नों को लिखें। और दूसरा क्वेश्चन एक और दे रही हूं, कलाम जी का साहित्यिक परिचय लिखें। ठीक है, अच्छा हाँ, जो बच्चे कह रहे थे मैम जीवन परिचय में और साहित्यिक परिचय में फर्क क्या होता है, आप समझ लो। ठीक है, मैं यहां समझा दे रही हूं भाई। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, आप समझिएगा। जैसे आप मेरे बारे में समझो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको पूजा मिश्रा मैम के बारे में सारी चीजें बतानी है, ठीक है, उनके जीवन के बारे में बताइए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको पूजा मिश्रा मैम के बारे जीवन के बारे में बताना है, तो आप क्या बताओगे कि मैम का जो जन्म हुआ था वो इस तारीख को हुआ था, 3 सितंबर को हुआ था, उनका जन्म स्थान ये रहा, उनके माता का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था, उनके एक भाई है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से की है, उसके बाद उन्होंने 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्रयागराज से की है, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद ये किया है, फिर उसके बाद वो 1 दिवसीय तैयारी करती थी, उसके बाद उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ फिर उनको एक कंपनी मतलब एक संस्था द्वारा ले लिया गया पढ़ाने के लिए, उसके बाद वो पीडब्ल्यू में पढ़ाने लगी। आप ऐसे बताओगे सारी चीजें। ठीक है, आप इस तरीके से हर चीज लाइन टू लाइन आप बताते चलोगे कि मैम को ऐसे किया गया, मैम को ऐसे किया गया, और ये सारी चीजें होती गई। ठीक है, अगर फिर आपसे कोई ये पूछता है कि आप अपनी पूजा मैम की नौकरी का जो फेज रहा है, मतलब उन्होंने नौकरी कहां से कैसे क्या शुरू की, उन्होंने अपना कार्य कैसे शुरू किया, आप वो बताओ, तो आप फिर मेरे जन्म को, मेरे माता पिता को, मेरे स्कूल के बारे में नहीं चर्चा करोगे। आप क्या बताओगे कि पूजा मिश्रा मैम ने अपनी जो
नौकरी की एक वो होता ना, नौकरी करने का जो इच्छा जाहिर की थी, वो एक विद्यालय से की थी। वो एक विद्यालय में पढ़ाती थी, वहां से फिर वो एक संस्था में गई, संस्था के बाद वहां से वो पीडब्ल्यू में आई और इस समय हमें वो पढ़ा रही है। आपने छोटे तरीके में उसको बता दिया। यही डिफरेंस होता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में। जीवन परिचय में आप उनके सब चीज के बारे में बताओगे, बट साहित्यिक परिचय में आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना के पहले उनका जन्म स्थान पॉइंट पॉइंट में 3-4 चीजें बता दोगे और लिखोगे क्या, उनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या होगा, साहित्यिक परिचय में होगा कि उन्होंने अपने लेखन का कार्य कहां से शुरू किया, कहां से उनको इंस्पिरेशन मिला लिखने का, फिर उन्होंने अपनी पहली किताब, पहली कविता क्या लिखा, है ना। ये सारी चीजें जब आप बताने लगोगे तो वो होता है साहित्यिक परिचय, जो उनके कार्य के बारे में बताता है। ठीक है, यही डिफरेंस है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में। 10th क्लास में आप लोग थे, आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा था, जहां उनका जन्म स्थान, जन्म, माता पिता, सब चीज बताते थे। पर साहित्यिक परिचय में आप उतना ही बताओगे जो उनके साहित्यिक जीवन से जुड़ा होगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है भाई। चलो, नमकीन खाओगे, खाओगे खाओगे, जल्दी बताओ। टेस्टी है। गाना सुना दे। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, हमने सोचा न था। ठीक है, चलो भाई लोग, मिलते हो आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में। तब तक ले नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।